नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विभूति नारायण राय जी द्वारा रचित उपन्यास घर। तो पहले हम लेखक के बारे में परिचय जान लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। विभूति नारायण राय जी का जन्म 28 नवंबर 1951 में हुआ था। विभूति नारायण जी एक संवेदनशील आईपीएस अधिकारी हैं और ये एक आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी कथाकार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में जहां उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार तथा पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, वहीं साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्हें इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया है। विभूति नारायण जी ऐसे लेखक हैं, आमतौर पर जो लेखक होते हैं वो कहानियां लिखते हैं, उसके बाद उपन्यास लिखते हैं, लेकिन विभूति नारायण जी ने शुरू से ही उपन्यास लिखना आरंभ किया। उनके प्रमुख उपन्यास हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं: घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, तबादला, प्रेम की भूत कथा। इनका चलिए शुरू करते हैं इनका एक उपन्यास घर। मुंशी जी का दिन शुरू हो गया है। पीली मटमैली धूप के चकते बीमार शरीर पर फैले कोड़ के दाग की तरह छत पर इधर उधर पसर गए हैं। रिटायर होने के बावजूद मुंशी जी बहुत सारी आदतें छोड़ नहीं पाए, जिनमें से एक है धूप की उजास में बैठकर अखबार पढ़ना। उन दिनों जब मुंशी जी को भोर में उठकर ट्यूशन पढ़ाने 3 मील पैदल जाना पड़ता था, तब भी वे इसी तरह अपने दिन की शुरुआत करते थे। और आज जब पूरा दिन खाली खाली सा बीतता है, तब भी दिन की शुरुआत इसी तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना आया कि उन दिनों भाग दौड़ में सिर्फ हेडलाइंस देख पाते थे। पूरी खबरें तो सवेरे के तीनों ट्यूशनें खत्म करने के बाद खाना खाते समय या स्कूल जाते समय रास्ते में पढ़ पाते थे। और आजकल तो पूरा अखबार एक बैठक में चाट जाते हैं। यहाँ तक कि फिल्मी पन्ने से लेकर बाजार भाव तक कुछ भी नहीं बचता। अखबार पढ़ते समय वे लगातार बीड़ियां फूंकते रहते हैं और जब तक अखबार खत्म होता है तब तक खत्म होने वाली एक बंडल बीड़ियां अपना असर दिखाने लगती हैं और उन्हें शौच की तलब महसूस होने लगती है। हालांकि आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट था, लेकिन शुरू इसी तरह हुआ। महीने में एक दिन उन्हें पेंशन लेने सरकारी खजाने तक जाना पड़ता है। यही एक दिन ऐसा होता है जब उन्हें बहुत सारी चीजें सार्थक लगने लगती हैं। उस दिन वे झाड़ पहुंचकर उस कोट को एक बार फिर से पहनते हैं जिसे वे शुरू से ही डिप्टी साहब खास मौक़ों पर पहनते आए हैं। उनकी घटना विहीन जिंदगी में ये खास मौके कभी कभी आते थे, जब कभी डिप्टी साहब का मुआयना होता या वे जिले के किसी अफसर को सलाम करने मुख्यालय जाते, या बच्चों की बहका फुसलाकर तारा के साथ कभी कभार सिनेमा देखने चले जाते। तभी इस कोट को पहनने की नौबत आती, वरना उस कस्बाई स्कूल में जहां वे पढ़ाते रहे, बिना इसे पहने उनका काम ज़्यादा सहजता से चल जाता रहा है। रिटायर होने और तारा की मृत्यु के बाद तो इस कोट का इस्तेमाल और भी कम हो गया। रिटायरमेंट के बाद शुरू में जरूर उन्हें इस बात का शौक था कि शाम को अपने एकमात्र कोट को पहनकर वे पार्क की तरफ निकल जाएं और देर तक टहले, पेंशन याफ्ता बाबुओं से दुनिया भर की बातों पर बहस करें और फिर लाइब्रेरी से होते हुए देर रात बीते घर लौटे। लेकिन अब तो उन्होंने बाहर निकलना भी काफ़ी कम कर दिया। एक तो गठिया बीच बीच में उभर आता है, दूसरे बाहर निकलते ही तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, खास तौर से राजकुमारी के बारे में। इसलिए वे भरसक घर से कम ही निकलते हैं। जाड़े की सुबह होने की वजह से धूप के धब्बे सुगंध लग रहे हैं, लेकिन उठना तो था ही, क्योंकि अभी आधे 1 घंटे तो उन्हें नहाने धोने में ही लग जाएंगे। तब तक बगल के बड़े बाबू की लड़की ट्यूशन पढ़ने आ जाएगी। पढ़ाते पढ़ाते 9 बज जाएंगे और उन्हें भाग दौड़ में कपड़ा पहनने से लेकर खाना खाने तक का काम करना पड़ेगा, क्योंकि खजाने में जल्दी पहुंचकर बाबुओं की चिरौरी नहीं शुरू की तो पूरा दिन खराब, और फिर दूसरे दिन इसी कार्यक्रम को दोहराना पड़ेगा। उनकी बेजान टांगों में गर्माहट लाने के लिए उन्होंने उसे हथेलियों से रगड़ा, आगे पीछे चलाया और फिर कांपते हुए उठ खड़े हुए।
मुंशी जी सीढ़ियां उतरकर गली में आए तो करीब 9 बज रहा था। जाड़े की सुबह धीरे धीरे गर्मा रही थी। गली में अभी भी कुछ अंगीठियां अपने अपने दरवाजों के सामने पड़ी सुलग रही थी। गनीमत थी कि इस समय अंगीठियां काफी कम थी, इसलिए धुआं भी काफी कम हो गया था, वरना सुबह इधर से निकलना मुंशी जी के लिए यातना से कम नहीं होता। रिटायर होने के पहले मुंशी जी छोटे छोटे देहाती या कस्बाई स्कूलों में रहे थे, जहां और चाहे जितनी असुविधाएं रही हों, कम से कम हवा तो साफ मिलती थी। मुंशी जी का मन विरक्ति से भर गया। उनकी कितनी साथ थी कि रिटायर होने के बाद अपने गांव चलकर रहा जाए। रिटायरमेंट करीब आने पर जिद करके मुंशी जी ने गाड़े वक्त के लिए बचाया हुआ प्रोविडेंट फंड का आधा पैसा निकालकर गांव में पैतृक मकान के पास अपने लिए एक अलग मकान बनाने पर लगा दिया था। तारा ने बहुत समझाया था कि मौका पड़ने पर भाई भौजाई कोई साथ नहीं देगा, लेकिन वे नहीं माने। आज ना तारा है और ना ही मुंशी जी को भाइयों भौजाइयों ने गांव में फटकने दिया। मुंशी जी ने धुएं की कड़वाहट से बचने के लिए आंखें बंद कर ली। पता नहीं वह धुएं का तीखापन था या तारा की याद उनकी आंखों में पानी झलझलाया। वे ना तो फौजदारी कर सकते थे और ना ही उनके पास मुकदमेबाजी के लिए पर्याप्त धैर्य और पैसा ही है, इसलिए उन्हें इसी मकान में रहना है। मकान के बारे में सोचना उनके लिए हमेशा कष्टदायक होता है। लिहाजा उन्होंने अपने सिर को झटका और आसपास बिखरे कूड़े के ढेर से बचकर गली को पार करने लगे। गली के मोड़ पर मोहल्ले के कुछ लड़के स्कूल जाने की तैयारी में खड़े सिटी बस का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही मुंशी जी के दिल की धड़कन बढ़ गई। तक लड़कों ने उन्हें नहीं देखा था। वे आपस में ही चुहलबाजियां कर रहे थे और हंस रहे थे। मुंशी जी को लगा कि वे उन्हीं पर हंस रहे हैं और उनकी चाल और धीमी हो गई। वे गली की दीवार से सटकर चलने लगे ताकि कुछ देर और लड़कों के लिए अदृश्य बने रहें। इतना तो वे बचपन में प्रभु से भी नहीं डरते थे। प्रभु का घर ठीक स्कूल के जाने के रास्ते में पड़ता था। जब तक गांव का स्कूल छूटा नहीं, मुंशी जी के लिए स्कूल की तैयारी प्रभु की उपस्थिति से जुड़ी रही। कितना मनाते थे कि आज प्रभु से मुलाकात ना हो, लेकिन प्रभु वो तो जैसे उन्हीं की ताक में बैठा रहता था। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान दौड़ जाती थी। कितना छेड़ता था उन्हें रोज। वे रुआंसे हो जाते, कभी कभी तो रोने भी लगते। अक्सर माँ के कमरे में छिप जाते, लेकिन स्कूल जाने के वक्त पिता ढूंढ ही निकालते। गांव का स्कूल छूटने पर ही उससे मुक्ति मिली थी। बरसों बाद चटखारे ले लेकर उन्होंने तारा को अपने छेड़े जाने की कथा सुनाई। कभी कभी तारा भी शरारतन प्रभु की नकल में उन्हें लड़की कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन पहले की तरह ना तो उनकी कटपट्टी अब लाल होती और ना ही आवाज रूंधती। वे सहज भाव से हंस देते। लड़के बहुत करीब आ गए थे। उनमें से कुछ की नजर मुंशी जी पर पड़ी। उनकी आंखों में शरारत तैर गई। निर्विकार तटस्थता का भाव चेहरे पर ओढ़े मुंशी जी ने उनके बगल से गुजर जाना चाहा। उनके बगल में पहुंचते ही एक लड़के ने अपनी बाईं आंख दबाई और कुछ अस्फुट स्वर में कुछ कहा। सारे लड़के हो करके हंसने लगे। मुंशी जी के कानों में केवल राज ही शब्द सुनाई पड़ा। उनकी चाल और तेज हो गई। गर्दन झुकाकर वहां से निकल जाना क्या इतना आसान था? अक्सर यही होता। लगता है जलती झाड़ियों में से होकर निकल रहे हैं। लाख बचाने पर भी अंदर बाहर कुछ न कुछ जल जरूर जाता है। काफी दूर जाकर मुंशी जी ने दम लिया। तेज चलने के कारण उनकी सांस फूलने लगी। लड़के पीछे छूट गए थे और अपमान व पीड़ा का दंश लिए मुंशी जी धीरे धीरे घिसटने लगे। शुरू शुरू में यह अपमान ज्यादा सलाता था, लेकिन अब तो मुंशी जी इसके आदी होते जा रहे थे। पहले जब कभी इस तरह अपमानित होकर मुंशी जी लौटते, घर आकर राजकुमारी की बेतरह धुनाई करते। मारते मारते जब थक जाते तो छत पर एक कोने मुंह लपेटे पड़े रहते। उस समय तारा की याद आती। अगर कहीं तारा जीवित होती तो इतना मार पाते राजकुमारी को? कितना चाहती थी इसे लड़कों से भी चाहता। तारा जिंदा होती तो यह नौबती क्यों आती? बिन माँ की लौंडिया को भटकने में कितना वक्त लगता है। फिर अब तो राजकुमारी की बात सोचकर मुंशी जी खुद शर्माने लगे हैं। उसकी इस स्थिति के लिए मुंशी जी क्या कम जिम्मेदार हैं? शादी की उम्र निकलती ही जा रही है। अभी तक मुंशी जी कोई जुगाड़ नहीं बैठा पाए। गांव के घर को ठीक कराने के लिए निकाले गए रुपयों के बाद प्रोविडेंट फंड में 9,000 रुपए बचे थे। सोचा था इतने में राजकुमारी के हाथ पीले कर देंगे। बीच में तारा बीमार पड़ गई। बदहवास मुंशी जी ने उसके इलाज के लिए बेतहाशा कर्ज लिए। वे किसी भी कीमत पर तारा को बचाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर तारा ने भी साथ छोड़ दिया तो रिटायरमेंट के बाद बाकी बची जिंदगी को गुजारना किस कदर यातनापूर्ण होगा। उनके सारे प्रयत्नों के बावजूद तारा बचाई ना जा सकी।
सारे खर्चे चुकाने के बाद प्रोविडेंट फंड में महज 5,500 और बचे थे। इस पूंजी को लेकर वे बाजार में राजकुमारी के लिए लड़का ढूंढने निकले। शुरू में कुछ मिले भी, लेकिन किसी का डील डॉल रूप रंग मुंशी जी को पसंद नहीं आया। कोई दुहाजू था तो किसी की मांग मुंशी जी के सामर्थ्य के बाहर निकली। और जब तक मुंशी जी की समझ में यह बात आई कि 5-6 हजार रुपये लेकर सौदा तय करते समय वे अपनी पसंद नापसंद की बात नहीं सोच सकते, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब तो राजकुमारी की आंखों के नीचे वर्षों के इंतजार से पड़े काले धब्बे स्पष्ट झलकने लगे। अभाव और उपेक्षा से टूटा हुआ शरीर जवानी के शुरू वाले दिनों की चमक ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रख सका था और 28 साल की उम्र में ही राजकुमारी बुढ़िया लगने लगी। अब तो 3-4 बच्चों के बाप दुहाजू लड़के भी राजकुमारी को देखकर खामोश रह जाते और मुंशी जी के बहुत अजीजी से चिरौरी करने पर लेन देन की उस सीमा तक पहुंच जाते जिसे छूना मुंशी जी के सामर्थ्य के बाहर होता। पिछले कुछ दिनों से मुंशी जी चुपचाप बैठ गए। बार बार का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना आया कि जिंदगी भर के अविश्वासी मुंशी जी ने नियमित पूजा पाठ शुरू कर दिया। रोज सवेरे थोड़ी देर पूजा पर बैठने का नियम बना लिया। मंत्र वंत्र तो कुछ आता नहीं, जिंदगी में कभी याद भी नहीं किया, तो आए कैसे? बस चुपचाप आसन पर बैठकर आंखें मूंदे रहते। शुरू शुरू में पहले कुछ शांति मिलती, अब तो घबराहट होने लगी। खाली दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं, कभी कभी राजकुमारी के बारे में, कभी कभी विनोद के बारे में। अक्सर घबराहट में आंखें खुल जाती और उस दिन उनकी पूजा जल्दी खत्म हो जाती, लेकिन इसके बावजूद वे पूजा पर बैठते जरूर हैं। केवल पेंशन पाने वाले दिन इसमें नागा हो जाते हैं। सोचते सोचते ना जाने कब कटरा पार कर मुंशी जी कचहरी के करीब पहुंच गए। अभी सिर्फ 10:15 बजा था। 10:30 बजे के पहले दफ्तर में कोई काम नहीं होगा, इसलिए नीम के पेड़ की छाया में खड़े होकर मुंशी जी सुस्ताने लगे। आसपास चारों तरफ देखने पर भी कोई परिचित चेहरा नहीं दिखा। पहले हमेशा यहाँ तक पहुँचने पर 2-4 पेंशन याफ्ता परिचित चेहरे दिखाई दे जाते थे। हो सकता है कि आज घड़ी कुछ तेज हो, इसलिए मुंशी जी कुछ पहले आ गए हों। उन्होंने अपनी कलाई घड़ी को देखा। कितनी साध से जिद करके तारा ने यह घड़ी उनके लिए खरीदी थी। नई नई नौकरी में मुंशी जी को हमेशा देर हो जाती थी। हेडमास्टर बहुत खूंखार था, रोज डांटता। तारा ने काफी मेहनत से छोटी छोटी जरूरतें काट काट कर रुपए बचाए। मुंशी जी ने सोचा था कि तारा के लिए कोट बनवा देंगे। बेचारी हर साल जाड़ों में कितनी तकलीफें झेलती थी, लेकिन तारा की जिद के आगे उनकी एक न चली। नौकरी की शुरुआत में खरीदी गई घड़ी 40 साल से उनके साथ थी। अब वे लापरवाह हो गए। पहले घड़ी की सफाई वगैरह का बड़ा ध्यान रखते थे, अब तो कभी कभी कई कई दिनों तक चाबी भी नहीं देते। घटना विहीन जिंदगी में अब वक्त बहुत मायने भी तो नहीं रखता। सामने से त्रिवेणी चला आ रहा है। मुंशी जी ने छुटकारे की सांस ली। अतीत की अंधेरी सुरंग में भटकना कितना कष्टप्रद हो गया। त्रिवेणी ने आते ही मुंशी जी के पैर छुए। मुंशी जी को सुख मिला। त्रिवेणी मुंशी जी का शिष्य रह चुका था। बस्ती जिले के किसी तहसील मुख्यालय पर स्थित स्कूल में मुंशी जी ने उसे पढ़ाया था। नायब तहसीलदार का बेटा था त्रिवेणी। उसके बाप के जरिए मिलने वाली छोटी मोटी सुविधाओं ने उसे अभावग्रस्त अध्यापकों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। मुंशी जी को तो वह कुछ खास ही प्रिय था। वे उसके घर ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। हर महीने नायब साहब उन्हें पूरे 10 रुपए गिनकर देते थे। उस समय के लिहाज से 10 रुपए बहुत ज्यादा थे। बाद में पैसे का कोई महत्व नहीं रहा। मुंशी जी घर के आदमी हो गए। तारा के मायके वगैरह जाने पर अक्सर वहीं खाना भी खा लेते और नायब साहब से गप्पे लड़ाते वहीं सो जाते। रिटायरमेंट के बाद त्रिवेणी से यकायक मुलाकात हो गई। इसी तरह खजाने के खुलने के इंतजार में मुंशी जी खड़े थे और किसी ने आकर पैर छुए। पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बस्ती छोड़ने के बाद भी त्रिवेणी से मुलाकात होती रहती थी। नायब साहब बाद में तहसीलदार हो गए। तबादलों के दौर में कई बार मुंशी जी और वे टकराए थे। बाद में कई साल बाद त्रिवेणी से मुलाकात होने पर उन्हें पता चला कि वे अब नहीं रहे और त्रिवेणी अब वही ठेकेदारी कर रहा है। पीडब्ल्यूडी का दफ्तर कचहरी से एकदम सटा हुआ था। मुंशी जी की पेंशन वाले दिन अक्सर त्रिवेणी से वहीं मुलाकात हो जाती थी। त्रिवेणी हमेशा वही सवाल पूछता है, राजकुमारी कैसी है, शादी का क्या चल रहा है, विनोद की नौकरी का क्या हुआ, पप्पू इस बार तो पास कर लेगा ना। मुंशी जी हमेशा वही उत्तर देते। उन्हें कभी भी ऊब महसूस नहीं होती। और कोई पूछता तो शायद होती, लेकिन त्रिवेणी के स्वर का अपनत्व उन्हें हमेशा अच्छा लगता है।
इस भरे पूरे शहर में एक ही तो आदमी है जो इतने लगाव से उनसे ऐसे सवाल करता है, वरना लोग कितने औपचारिक हो गए हैं। आवाज में बिना किसी उतार चढ़ाव के कितने बड़े बड़े सवाल कर जाते हैं। पहले जब मुंशी जी रोज टहलने निकलते थे तो दिन रात साथ टहलने वाले पेंशनर्स की तटस्थ मुंशी जी को भीतर तक छील देती थी। मुंशी जी गंभीरता से त्रिवेणी के सवालों का जवाब देते रहे हैं। राजकुमारी की शादी तो पिछले कई सालों से पक्की है, लड़के को छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए टलती जा रही है। इस बार साफ लिख दिया है कि करनी है तो करो, नहीं तो जाड़ों तक करो, नहीं तो हम अपनी लड़की को घर बैठाकर बूढ़ी नहीं करेंगे। मुंशी जी जानते हैं कि त्रिवेणु को पता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वे हर बार की तरह पूरी गंभीरता से झूठ बोलते हैं। मुंशी जी बड़े गौर से त्रिवेणी की आंखों में झांकते हैं। त्रिवेणी की आंखों में कहीं भी वैसा भाव नहीं है जैसा अक्सर राजकुमार की बात चलने पर उनके कई परिचित और मोहल्ले वालों की आंखों में आ जाता है। यहाँ तक कि 55 साल के पड़ोसी बड़े बाबू की आंखों में भी राजकुमारी का जिक्र चलने पर कैसी वहशी चमक आ जाती थी। थू! मुंशी जी के मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। साला बड़ा बाबू। मुंशी जी उसका अपने घर में आना इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि बड़े बाबू की लड़की मुंशी जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती है और मुंशी जी को 30 रुपये हर महीने बड़े बाबू से मिलते हैं। एक बार विनोद का कुछ सिलसिला जम जाए तो इस बड़े बाबू से भी मुंशी जी निपट लेंगे।